नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल इनकम के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की। देखिए, वैसे ये जो नेशनल इनकम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये जो नेशनल इनकम है ना, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। तो जहाँ जहाँ पर भी आपको नेशनल इनकम के एमसीक्यू क्वेश्चंस मिले, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हो, चाहे वो बीकॉम के लिए हो, चाहे वो सीबीएसई और आईसी इंटरमीडिएट के लिए हो, या जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेम टॉपिक है ना, सेम वही इंपॉर्टेंट सिलेबस है, तो सबके लिए कॉमन है। तो ये जो स्पेशली है, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हो, है ना, स्पेशली चाहे वो एलयू एंट्रेंस की हम बात करें, है ना, चाहे हम सीबीएसई जो इंटरमीडिएट है हम उसकी बात कर ले, है ना, स्पेशली लखनऊ एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, या फिर हम सीबीएसई या आईएससी इंटरमीडिएट की हम बात कर रहे हो, है ना, और चाहे तो हम बीकॉम में जो आपका नेशनल इनकम है यू, या फिर एंड जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट जो वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हु इज जनरली रिगार्डेड एज द फर्स्ट पर्सन टू एस्टिमेट नेशनल इनकम साइंटिफिकली। क्या राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अनुमान लगाने वाला प्रथम व्यक्ति सामान्यतः किसे माना जाता है? अब देखिए, क्वेश्चन कहा कि फर्स्ट पर्सन जिसने साइंटिफिकली डेवलप किया था, किसने एस्टिमेशन किया था नेशनल इनकम का? विलियम पैटी ने, ग्रेगरी किंग ने, एडम स्मिथ ने, या साइमन कूजनेट्स ने? तो देखिए, अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, हम अभी इंडियन पर्सपेक्टिव में बात नहीं करते, हम ओवरऑल अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले ये जो आपका नेशनल इनकम है इसका एस्टिमेशन किसने करा था? इसका एस्टिमेशन किया था विलियम पैटी ने। विलियम पैटी को माना जाता है फर्स्ट पर्सन हु साइंटिफिकली एस्टिमेट द नेशनल इनकम, है ना। और ये लगभग लगभग इन्होंने कब किया था? इन्होंने 17th सेंचुरी में किया था। कहाँ? 17th सेंचुरी में इसका एस्टिमेशन किया था, है ना। और ये है ना, इन्होंने किसकी, जो इंग्लैंड है, ब्रिटेन, वहां की जो वेल्थ थी, वहां की जो इनकम थी, उसको एस्टिमेशन करा था किसने? विलियम पैटी ने किया था। साइमन कूजनेट्स, तो जो मॉडर्न की हम बात करते हैं, मॉडर्न में नाम इनका आता है। ठीक है, एडम स्मिथ तो हम लोग को पता है, ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलियम पैटी एस्टिमेटेड नेशनल इनकम ऑफ इंग्लैंड अराउंड। विलियम पैटी ने इंग्लैंड की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगभग किस अवधि में लगाया? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था इस चीज का, कि उन्होंने 17th सेंचुरी में किया था। कहाँ? 17th सेंचुरी में। और कहाँ पे भी? उन्होंने इंग्लैंड की वेल्थ और इनकम का एस्टिमेशन किया था, ना। दो बातें हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस करी थी, है ना। अब करा कि कब किया था? 1665 में, 1688 में, 1707 में, या 1720 में? देखिए, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते कि 18th सेंचुरी में चले जाएंगे, जबकि अभी डिस्कशन किया था हम लोगों ने 17th सेंचुरी में, है ना। विलियम पैटी ने जो एस्टिमेशन किया है वो किया है 1665 में। ठीक है, कब किया है? 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु मेड द फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम। देखिए, क्वेश्चन चेंज हो गया। अब पूछा गया इंडिया की जो नेशनल इनकम है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने, एम जी रानाडे ने, आरसी दत्ता ने, या फिर VKRV राव ने? देखिए, जब हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट एस्टिमेशन की, प्रथम अनुमान की, तो जो पहला अनुमान लगाया था वो हम सबको पता है। पहला अनुमान किसने लगाया था? वो लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, है ना। और इन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हमारे यहाँ, उन्होंने भारत से धन निष्कासन करते थे, इसके लिए उन्होंने एक थ्योरी दी थी, इसका नाम था ड्रेन थ्योरी। क्या नाम था इसका? ड्रेन थ्योरी। ये ड्रेन थ्योरी भी किसने दी थी? ये ड्रेन थ्योरी दी थी आपकी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, तो जो पहला एस्टिमेशन था ये इन्होंने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान किस वर्ष के लिए लगाया? दादा भाई नौरोजी एस्टिमेटेड इंडियाज नेशनल इनकम फॉर विच ईयर, किस ईयर के लिए लगाया? 1867 से 68 का, 71 से 72 का, 1885 से 86 का, या 1891 से 92 का? देखिए दादा भाई नौरोजी ने जो एस्टिमेशन किया था वो किया था उन्होंने 1867 से 68 के टाइम पीरियड का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज रिटन बाय, जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक है किसने लिखी? बहुत फेमस बुक है, ये आप सब ने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। तो जो बुक लिखी है ये आर.सी. दत्त जी ने लिखी है, दादा भाई नौरोजी ने लिखी है, या महालनोबिस ने लिखी है, या वी.के.आर.वी. राव ने लिखी है। तो देखिए जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है ये बुक भी किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, उन्होंने एक थ्योरी भी दी है जिसका नाम क्या है? ड्रेन थ्योरी, धन निष्कासन का सिद्धांत। ठीक है। इन्होंने क्या बताया है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश शासन था, उन्होंने भारत की कैसा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया है उस चीज को दिखाया था उन्होंने अपनी इस बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल इनकम इज प्राइमरली, जो राष्ट्रीय आय है वो मुख्यतः क्या है? अब देखिए राष्ट्रीय आय मुख्यतः क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, वेल्थ कॉन्सेप्ट है, या कैपिटल कॉन्सेप्ट है? तो देखिए हमने ऑलरेडी फ्लो कॉन्सेप्ट के बारे में कि फ्लो कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, है ना, स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, और आपके स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। इनके लिए हमने स्पेशली एक कंप्लीट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है ना। अब वो कंप्लीट वीडियो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, हम वो टैग कर दे रहे हैं, आप उसे देखेंगे, अगर देख लेंगे तो आपको कंप्लीट समझ में आएगा कि फ्लो स्टॉक क्या होते हैं। ठीक है, हमने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। देखिए जो फ्लो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली वो होते हैं जो एक पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किए जाते हैं। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? जो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किए जाए, किस पे? पॉइंट ऑफ टाइम पे जिनका मेजरमेंट किया जाए वो ये कहलाते हैं। जबकि जो फ्लो कॉन्सेप्ट है ये मेजर किए जाते हैं पीरियड ऑफ टाइम, क्या? पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किए जाते हैं। देखिए जो आपकी नेशनल इनकम है ये एक पर्टिकुलर ईयर के लिए होती है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट बनता है? ये बनता है आपका फ्लो कॉन्सेप्ट। क्योंकि नेशनल इनकम किसकी होगी? एक अकाउंटिंग ईयर के लिए होगी, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम लिया जाएगा, तो फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है। अभी अगर नेशनल वेल्थ होती तो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करी जाती, तो आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाता है। ये डिटेल में आपने हमने जो वीडियो डिस्कशन किया कि अपलोड कर रखा वो देखेंगे तो समझ में आएगा। और यहाँ से इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कि जीडीपी मेजर्स प्रोडक्शन, जो जीडीपी है ना, वो प्रोडक्शन मेजर करती विद इन। जीडीपी किस क्षेत्र के भीतर उत्पादन को मापता है? जीडीपी का फुल फॉर्म ये ग्रॉस डोमेस्टिक, है ना, प्रोडक्शन। तो भैया ये कैसा है? ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। डोमेस्टिक का मतलब क्या है? ये हमारा एक बाउंड्री के नेशन है, नेशन के अंदर है ना, हमारा क्षेत्र घरेलू है ना। तो ये किसको मेजर करेगा? पॉलिटिकल बाउंड्री को, डोमेस्टिक टेरिटरी को, रेजिडेंट टेरिटरी को, या फिर कस्टम टेरिटरी। उसका नाम ही है डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो किसको करेगा? जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी, उसको मेजर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी? किसे डोमेस्टिक टेरिटरी में हम शामिल करते हैं? घरेलू क्षेत्र में कौन शामिल होता है? देखिए नेशनल इनकम के लिए एक इंपॉर्टेंट है कि किसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल करेंगे, किसे हम नेशनल टेरिटरी में शामिल करेंगे, है ना। पहला कह रहा है फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, WTA हेडक्वार्टर्स एंड IMF मिशन इन इंडिया। देखिए अगर फॉरेन की एम्बेसी इंडिया में है तो फॉरेन की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होगा, हमारे में थोड़ी ना होगा। इंडियन एम्बेसी इन यूएसए में है, लेकिन किसकी एम्बेसी है? इंडियन है ना। तो जो इंडियन एम्बेसी होगा इसका जो इंटरेस्ट लाई करेगा, है ना, इसका जो इंटरेस्ट लाई करेगा, इंटरेस्ट लाइज ऑन इंडियन इकोनॉमी, इंटरेस्ट लाइज ऑन इंडिया, इसका इंटरेस्ट इंडिया में लाई करेगा, इसलिए इसे हम क्या करेंगे? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल करेंगे। जो देखिए इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के हेडक्वार्टर्स हैं, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल नहीं होते, है ना। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा? इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल्स टू, जो NFIA है, कौन?
NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इस किसके बराबर होता है? तो देखिए जो NFIA होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ना, ये नेट इनकम है, क्या नेट विदेशों से शुद्ध आय, तो शुद्ध आय किसके बराबर होती है? ये आपके बराबर होगी NFI जो हम लिखते हैं, हमने नेशनल इनकम पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा नेशनल इनकम तो नेशनल इनकम NI के हमने कंप्लीट वीडियो एक अपलोड कर रखा है, हमने क्या क्या कंप्लीट प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है आप हमने अपने चैनल पे, आप वो कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हैं, आपको नेशनल इनकम पूरी वहां से क्लियर हो जाएगी। तो NFI बराबर होती है फैक्टर इनकम रिसीव्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड, विदेशों से हमें जितनी इनकम प्राप्त होती है उसमें माइनस करते हैं जो हम साधन आय वहां से वहां देते हैं, वो माइनस करते हैं तो बनती है हमारी NFIA। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच एग्रीगेट इज कॉल्ड नेशनल इनकम इन प्रैक्टिकल अकाउंटिंग। करा प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में हम किसे राष्ट्रीय आय कहते हैं? देखिए राष्ट्रीय आय मेजर करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये जब आप टोटल नेशनल इनकम पढ़ेंगे, जिसके लिए मैंने कहा है कि अगर आप ने वीडियो नहीं देखा तो हमारे वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं, वहां से आपको समझ में आएगा, है ना। ये चार डिनोमिनेशन है ना। अब फिर जीडीपी को हम फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस में लिखते हैं, ऐसे एनडीपी भी फैक्टर कॉस्ट पे होगी, मार्केट प्राइस पे होगी, एनएनपी भी आपकी फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस पे होगी, जीएनपी भी आपकी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पर होगी। ये सारी नेशनल इनकम की डिनोमिनेटर है, लेकिन वास्तव में जो नेशनल इनकम होती है वो कहलाती है आपकी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जो आपकी NNPFC है ये वास्तव में नेशनल इनकम कहलाती है। तो राष्ट्रीय आय रियलिटी में व्यवहारिक रूप में किसे कहते हैं? हम NNP एट फैक्टर कॉस्ट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट एक्सक्लूड्स, जो नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट क्या एक्सक्लूड करता है? देखिए दो चीजें हैं, हमने जैसे मैंने कहा कि अगर आप कंप्लीट नेशनल इनकम पढ़े होंगे तो आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो दिक्कत होगी। इसलिए आप जो नेशनल इनकम की जो हमने कंप्लीट प्लेलिस्ट ऐड कर रखी, आप पहले वो देखिएगा तो आपको ये सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, समझ में आएंगे, आप खुद से कर सकोगे, है ना। कंप्लीट प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी, हम पिन भी कर देंगे, आप वो देख लीजिएगा। देखिए मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में दो बातों का अंतर होता है। फैक्टर कॉस्ट से साधन लागत है, उत्पादन लागत। जब उत्पादन लागत में हम इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करते हैं, क्या करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करते हैं और उसमें से सब्सिडी माइनस करते हैं, तो ये बनता है मार्केट प्राइस। ये इसको हम कलेक्टिवली ऐसे भी कहते हैं कि फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT जोड़ते हैं तो बनता है हमारा मार्केट प्राइस। और अगर फैक्टर कॉस्ट निकालनी हो तो इस मार्केट प्राइस में से यही NIT क्या कर दिया जाता है? माइनस कर दिया जाता है। तो जो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस है, इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो किसका है? वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का है। कह रहा NIFC में क्या शामिल नहीं होता? भैया ये फैक्टर कॉस्ट है, तो फैक्टर कॉस्ट में क्या है? ये शामिल नहीं होता, मार्केट प्राइस में शामिल होता, लेकिन फैक्टर कॉस्ट निकालने तो उसे हम हटा देते हैं। तो क्या शामिल नहीं करोगे आप इसमें? नेट इनडायरेक्ट टैक्स शामिल नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टू GDPFC। क्या GDPFC में क्या जोड़ने पर GDPMP प्राप्त होता है? हमने कन्वर्जन का प्रॉपर वीडियो डाल रखा है, क्वेश्चंस भी कराए हैं, आप जरूर देखिएगा वो वीडियो, तभी समझ में आएगा। देखिए हमें क्या निकालना है? GDPMP निकालना है, किसकी मदद से? GDPFC की मदद से। हमने उसमें बताया क्या क्या करना। देखिए ये ग्रॉस है, ये भी ग्रॉस है, तो हमें कोई चेंज नहीं करना, ठीक है ना। ये डोमेस्टिक है, ये भी डोमेस्टिक है, हमें कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। ये मार्केट प्राइस है और ये क्या है? फैक्टर कॉस्ट। इसी में तो अंतर दिख रहा है ना। तो अगर हमें ये मार्केट प्राइस निकालना हो फैक्टर कॉस्ट में से, तो अभी प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया, हम लोग क्या जोड़ेंगे? NIT। तो अगर हमें GDPMP निकालना हो GDPFC से, तो क्या ऐड कर लो? नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर लो, तो बन जाएगा आपका GDPMP, क्योंकि बाकी सब तो सेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी तक अगर आपको सब समझ में आया हो, है ना, आप कंटेंट अच्छा लग रहा हो, समझ में आ जा रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेथड इज आल्सो नोन एज वैल्यू एडेड मेथड। देखिए नेशनल इनकम कैलकुलेशन के 3 मेथड होते हैं, है ना। कितने? 3 मेथड होते हैं। इनकम मेथड,
कौन से? इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड, ये 3 मेथड है। इन्वेंट्री मेथड कोई मेथड नहीं होता। अब कह रहा किस मेथड को वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। तो देखिए जो आपका प्रोडक्शन मेथड है इसे ही वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन जितने फेजेस में होता है, हर एक फेज में जितनी वैल्यू एड होती है हम केवल उसे ही नेशनल इनकम अकाउंटिंग में शामिल करते हैं। तो ऐसा मेथड वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डुअल काउंटिंग रेफर्स टू, देखिए नेशनल इनकम में दोहरी गणना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी कि चीजें 2-3 बार ऐड हो जाती थी नेशनल इनकम कैलकुलेशन में, इसीलिए नया मेथड यूज किया जाता है ना। तो डुअल काउंटिंग का मतलब क्या है? काउंटिंग एक्सपोर्ट्स ट्वाइस, निर्यात को 2 बार जोड़ लेते हैं। काउंटिंग सेम आउटपुट मोर देन वंस, है ना, एक ही आउटपुट को एक से ज्यादा बार ऐड कर लेते हैं। काउंटिंग टैक्सेस ट्वाइस, टैक्सेस को 2 बार ऐड करते हैं। काउंटिंग इंपोर्ट ट्वाइस। तो देखिए डुअल काउंटिंग का मतलब क्या है कि जो हम एक ही उत्पादन को एक से ज्यादा बार ऐड करते हैं तो कहलाता है प्रॉब्लम ऑफ डुअल काउंटिंग। जो इनकम मेथड बाकी मेथड से दिक्कतें थी, इसीलिए हम इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम वैल्यू एडेड मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड यूज करते हैं? वैल्यू एडेड मेथड यूज करते हैं। किस लिए करते हैं? डुअल काउंटिंग के प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैल्यू एडेड इक्वल्स टू, जो वैल्यू एडेड है किसके बराबर होता है? अगर हमने जो तीनों मेथड एक्सप्लेन किए हैं, है ना, वो प्लेलिस्ट अगर आपने देखी होगी तो वहां से अब आप कर सकते हैं कि वैल्यू एडेड किसके बराबर होता है। वैल्यू एडेड बराबर होता है, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू होता है टोटल फाइनल आउटपुट। क्या होगा? टोटल फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। जो इंटरमीडिएट कंजप्शन उसे हम माइनस कर देंगे, मतलब डुअल टैक्सेशन, डुअल एडिशन नहीं होने देंगे, तो बनेगा वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड में क्या करते हैं? टोटल फाइनल का आउटपुट या टोटल फाइनल कंजप्शन माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हीट सोल्ड टू अ फ्लोर मिल इज जनरली ट्रीटेड एज, आटा मिल को बेचा गया गेहूं सामान्यतया माना जाता है ना। क्या माना जाएगा? देखिए इसके लिए डिटेल में जो हमने वैल्यू एडेड मेथड पढ़ाया है वो हम यहीं पर पिन कर दे रहे हैं। अगर आप वो कंप्लीट देख लेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। वैसे उसमें मैंने फ्लोर मिल का ही एग्जांपल लेकर एक्सप्लेनेशन किया है, तो आई होप वो आपको समझ में आएगा, जरूर देखिएगा। देखिए जो वैल्यू एडेड मेथड है उसमें जब भी कोई प्रोडक्शन नेक्स्ट प्रोसेस में जाता है तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? एज अ इंटरमीडिएट गुड्स प्रोड्यूस ट्रीट करते हैं। तो व्हीट सोल्ड टू फ्लोर मिल इज जनरली ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गुड्स। कैसे ट्रीट किया जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स के जैसे ट्रीट करा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसफर पेमेंट, है ना। कौन कह रहा? हस्तांतरण भुगतान है। देखिए 2 तरीके की हमारा इनकम होती है, एक होती है फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट भी हम इसको कह सकते हैं, और दूसरी होती है हमारे यहाँ हम कैसी? ट्रांसफर पेमेंट, है ना। अब देखिए फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट क्या होते हैं? दरअसल फैक्टर पेमेंट वो होते हैं जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अर्न करते हैं, जिन्हें किसी काम करने के बदले में जो इनकम मिलती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाती है, जैसे लैंड लेबर कैपिटल। ट्रांसफर पेमेंट कैसे होते हैं? ये यूनिलेटरल ट्रांसफर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिलेटरल ट्रांसफर होते हैं। ये वन साइडेड पेमेंट होते हैं जो बिना किसी काम के बदले में मिले, जैसे गिफ्ट मिल जाए, डोनेशन मिल जाए, ग्रांट मिल जाए, बिना काम के बदले में मिले तो ट्रांसफर पेमेंट, और काम करने के बदले में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में मिले तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है, फैक्टर पेमेंट कहलाता है। क्वेश्चन ने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसफर पेमेंट, कौन इसमें से ट्रांसफर पेमेंट है? सैलरी भैया देखो काम करने के बदले में मिलती है तो आपका फैक्टर पेमेंट है ना। इसके बाद है आपका पेंशन, इसके बाद है आपका रेंट। देखिए रेंट भी अगर आपने लैंड बिल्डिंग दी तभी मिलेगी तो ये फैक्टर पेमेंट है। प्रॉफिट भी इंटरप्रेन्योर काम करता है उसके बदले मिलता है तो फैक्टर पेमेंट है। जो आपकी पेंशन है ये आपकी ट्रांसफर पेमेंट, पेंशन क्या है? ये आपकी ट्रांसफर पेमेंट है। किसी कोई काम नहीं करते हैं ना, रिटायरमेंट के बाद मिलती है तो क्या पेंशन कहलाती है? आपकी ट्रांसफर इनकम। पेंशन के अलावा गिफ्ट है, ग्रांट है, डोनेशन, अगर हम और बात करें तो क्या है? जो गिफ्ट है, जो ग्रांट है ना, जो आपकी डोनेशन है, ये सब क्या कहलाती हैं? ये सब कहलाती हैं आपकी ट्रांसफर इनकम। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफर पेमेंट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम बिकॉज। देखिए जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो इसमें जो आपके ट्रांसफर इनकम है, ट्रांसफर पेमेंट है, इनको शामिल नहीं करा जाता। इन्हें शामिल किया जाता है कहाँ? पर्सनल इनकम कैलकुलेट करते समय इन्हें शामिल करा। क्वेश्चन नहीं करते क्यों? दे आर टैक्स। देखिए टैक्स थोड़ी ना है क्या? दे डू नॉट इन्वॉल्व करंट प्रोडक्शन। जैसा अभी हमने कहा ये प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते क्योंकि कोई काम नहीं कर रहे होते हैं। दूसरा कह रहा है दे इंक्रीज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट दे आर इलीगल। ये कैसे हैं? इलीगल है। तो देखिए जो फैक्टर पेमेंट है दरअसल, है ना, ये इसलिए ऐड नहीं किए जाते क्योंकि ये करंट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। ये वर्तमान उत्पादन का प्रतिनिधित्व नहीं करते क्योंकि कोई फैक्टर सर्विस थोड़ी ना दे रहे हैं। ये पहले सर्विस दे चुके हैं, अभी ये केवल पेंशन, स्कॉलरशिप फंड, इन तरीके के इनकम्स कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इंक्लूड्स। जो कर्मचारियों का पारिश्रमिक है, कंपेंसेशन है, इसमें क्या क्या शामिल होता है? वेजेस ओनली, सैलरीज ओनली, वेजेस, सैलरीज एंड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, या फिर बोनस ओनली। देखिए ये भी अगर आपने इनकम मेथड वाला टोटल हमारा वीडियो देखा है ना, जिसमें हम इनकम मेथड से कैलकुलेशन करते हैं नेशनल इनकम की, नहीं देखा तो हम पिन कर दे रहे हैं, टैग कर देना, जरूर देखिएगा। उसमें आप पढ़ेंगे कि जो कंपेंसेशन है उसमें क्या क्या शामिल होता है। वेजेस शामिल होते हैं, सैलरी शामिल होती है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन शामिल होता है। ये तीनों पार्ट होते हैं किसके? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के, COE के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच इज नॉट अ फैक्टर इनकम। का कौन फैक्टर इनकम नहीं? अगर फैक्टर इनकम नहीं होगी तो कौन सी इनकम होगी? वो आपकी बनेगी ट्रांसफर इनकम। कौन सी बनेगी? ट्रांसफर इनकम। पहला करा है रेंट, इसके बाद करा है इंटरेस्ट, इसके बाद करा है डिविडेंड, फिर क्या? प्रॉफिट। रेंट अभी हमने कहा था फैक्टर इनकम है, फैक्टर पेमेंट है, ये भी आपकी फैक्टर पेमेंट है। प्रॉफिट भी फैक्टर पेमेंट है। एक ही ऑप्शन बचा कि डिविडेंड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये आपकी ट्रांसफर इनकम है। कैसी? ये सॉरी फैक्टर इनकम नहीं है, हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय। क्या जो हम पर कैपिटा इनकम है ये कैसे प्राप्त करते हैं? तो देखिए पर कैपिटा इनकम बराबर होता है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पर कैपिटा इनकम। कैसे डिवाइड करेंगे? पर कैपिटा इनकम को डिवाइड करते हैं टोटल इनकम या टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। जो एक एवरेज इनकम होती है वो कहलाती है पर कैपिटा इनकम। और कैसे डिवाइड करते हैं? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये ध्यान रखना, हम केवल वर्किंग पॉपुलेशन नहीं लेते, हम क्या लेते हैं? टोटल पॉपुलेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीडीपी प्लस NFIA बराबर, जैसे ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसमें अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दें तो किसके बराबर होगा? देखिए ये था डोमेस्टिक, डोमेस्टिक में अगर हम नेशनल मतलब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, फॉरेन से इनकम प्राप्त हुई, अगर उसको जोड़ दें तो ये बन जाएगा आपकी बात ग्रॉस नेशनल। भैया डोमेस्टिक में अगर NFIA जोड़ोगे तो क्या बनता है? नेशनल बनता है। हमने डिस्कशन अपने जो डिटेल्ड वीडियो हमने किया है उसमें ऑलरेडी दे रखा है, तो आप वो जरूर देखिएगा। तो क्या बनेगा? ये बनेगा आपका GNP। उसमें कन्वर्जन के क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं, हम वो टैग कर दे रहे हैं यहाँ पर भी, आप जरूर देखिएगा उसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। देखिए अब जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया गया, ये है आपका जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का एक नाम और है कंजप्शन फिक्स कैपिटल या फिक्स कैपिटल कंजप्शन, कंजप्शन अलाउंसेस भी लिखते हैं ना, कई सारे नाम हैं। तो देखिए ग्रॉस में अगर डेप्रिसिएशन हम माइनस करते हैं, हमने डिटेल में समझाया है कि ग्रॉस में अगर डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? नेट मिलेगा। तो अगर ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? नेट मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? NNP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका बन जाएगा NNP। ठीक है। नेक्स्ट है कि डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, मूल्य ह्रास को किस नाम से जानते हैं? कैपिटल गेन, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, रेवेन्यू लॉस या वेल्थ रिडक्शन। देखिए डेप्रिसिएशन को किस नाम से जाना जाता है? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से जाना जाता है। कैपिटल कंजप्शन अलाउंसेस भी लिखते हैं, कैपिटल कंजप्शन अलाउंसेस के नाम से भी कई बार लिख देते हैं। नेक्स्ट है कि विच मेथड सम्स
फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन सा मेथड है जो फैक्टर इनकम को सम करता है ना, और इसके बाद नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है। तो नेशनल इनकम कैलकुलेटर के 3 मेथड बताए थे हमने, इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इन्वेंटरी मेथड जैसा कोई मेथड नहीं है ना। इसमें से जो इनकम मेथड है, कौन सा इनकम मेथड है, ये क्या करता है, आपकी जो फैक्टर इनकम है उसका एग्रीगेट करता है, फैक्टर इनकम का समेशन करता है। ठीक है, तो कौन सा करेगा, वो करेगा आपका इनकम मेथड। अभी तक हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस इस वीडियो में कर लिए नेशनल इनकम के। आई होप आपको कंटेंट ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर एक कंटेंट ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में लेके आएंगे तो आई होप आपको और अच्छे समझ में आएगा, है ना। इसका हम नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आएंगे, तो आप बने रहिएगा चैनल के साथ, है ना। अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट पार्ट आप तक आसानी से पहुंच सके। क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, क्योंकि क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसमें हमने कोशिश करी एक्सप्लेनेशन के साथ करने की। नेक्स्ट पार्ट में फिर हम 25+ क्वेश्चंस लेके आएंगे, उसमें भी हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिएगा चैनल के साथ।